नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने छूट बढ़ाई। हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगे सभी बाजार। मसूरी और नैनीताल में रविवार को भी मार्केट खुलेगी। मंगलवार को बाजार खोलने की अनुमति नहीं। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, कोचिंग, बच्चों की कोचिंग क्लास फिलहाल बंद रहेगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान राज्य सरकार ने छूट दी है। हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगे सभी बाजार। वहीं मसूरी और नैनीताल में रविवार को भी मार्केट खुलेगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर नैनीताल से, जहां पर चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 7 जुलाई तक नहीं होगी चारधाम यात्रा। कैबिनेट के निर्णय पर कोर्ट ने रोक लगाई। 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की तैयारी थी। चारधाम के लाइव दर्शन कराने के निर्देश। सरकार की आधी अधूरी तैयारी से हाईकोर्ट नाराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। सरकार की आधी अधूरी तैयारियों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि 25 जून की कैबिनेट में राज्य सरकार ने 3 जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों को देखते हुए कोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म द्वारा जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है, उसमें बहुत कमियां थीं। शपथ पत्र में स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों और चारधाम यात्रा में महिला पुलिस कर्मियों व महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कोर्ट ने कहा कि चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए और सरकार 7 जुलाई तक दोबारा शपथ पत्र दाखिल करे। चारधाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं, और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। आज उत्तराखंड चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर से खबर है, जहां पर बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। राष्ट्रीय महामंत्री बी एस संतोष भी मौजूद हैं। आज 5 सत्रों में हो रही है बैठक। 2022 के लिए तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि मिशन 2022 का रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तराखंड भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रामनगर में चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एस संतोष की मौजूदगी में हो रहे इस शिविर में विधानसभा चुनाव की रणनीति के अलावा प्रदेश सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री के उपचुनाव, कोरोना संक्रमण, पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सेवा कार्य समेत विभिन्न बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। रामनगर में बीजेपी का चुनावी चिंतन 2022 पर चल रहा है महामंथन। सरकार संगठन में समन्वय पर चर्चा सिलसिलेवार। गुटबाजी से पार्टी कैसे पाएगी पार। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय मंथन जारी है। 7 सत्र में आयोजित हो रहे इस चिंतन शिविर में मिशन 2022 के एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाया जाएगा। बूथ स्तर तक के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। चुनाव संचालन समिति के गठन पर भी चर्चा होगी। बीजेपी की आगामी रणनीति पर भी शिविर में मंथन किया जाएगा। प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ ही विपक्ष की घेराबंदी पर भी शिविर में चर्चा की संभावना है। बीजेपी के चिंतन शिविर में चुनाव तक चलने वाले कार्यक्रमों को लिए भी रोडमैप बनेगा। सरकार संगठन में बेहतर समन्वय के साथ ही केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति भी मंथन शिविर में बना रही है। चिंतन बैठक में तमाम मुद्दों के साथ ही पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ चल रही जुबानी जंग पर भी चर्चा होगी। इसे लेकर पार्टी गंभीर है। बीते कुछ दिनों में नेताओं की जुबानी जंग से बीजेपी को असहज होना पड़ा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जल्द दायित्व देने पर भी विचार होगा। 3 दिनों में हम लोग चिंतन बैठक के माध्यम से
प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 2022 का जो चुनाव है उस चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ये जो हमारी बैठक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया। वहीं बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस और आप ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष को दूर करने के लिए पूरी कवायद कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि भाजपा आज ज्यादा चिंतन में है। कोरोना काल में अब ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी, तो भाजपा ने कोई चिंतन क्यों नहीं किया। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरीके के चिंतन शिविर केवल चुनावों को लेकर कर रहे हैं, इस तरीके का चिंतन शिविर इनको स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होना चाहिए था, लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, उनकी ऑक्सीजन के लिए, उसकी दवाइयों के लिए, उनके अस्पतालों के लिए होना चाहिए था, जो अब केवल कुर्सी के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं। तो अपने घर को ठीक करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जो असंतोष पनप रहा है उसको ठीक करने के लिए वहां पर शिविर चल रहा है और आगामी जो चुनाव यहां प्रदेश में होने वाला है उसकी रणनीति तैयार हो रही है कि अब कौन सा ये तुरुप का इक्का चला जाए जिससे जनता को फांसा जाए, क्योंकि 2017 में लगभग सारे तरकश से तीर निकल चुके हैं। अब भाजपा के पास ऐसा कोई तीर बाकी नहीं रहा जिससे वो जनता को बरगला सके। मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंथन में पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करने, आगामी विधानसभा चुनाव को और मजबूती से लड़ने, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को सम्मान और दायित्व देने पर चर्चा कर रही है। बहरहाल देखना होगा इस मंथन से क्या अमृत निकलता है और पार्टी की 2022 की राह कितनी और प्रशस्त होती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं गोविंद कुंजवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। कांग्रेस के अंदर किसी तरह की अंतर्कलह नहीं है, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, ये कहते हुए कुंजवाल जाति और सामाजिक समीकरण साधने जैसा कुछ नहीं है। गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति को जनता ने नकारा। हम मजबूती के साथ लड़ेंगे 2022 की लड़ाई। क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। आज दूसरे दिन बैठकों का दौर जारी है। अभी तक तय नहीं है कि आखिर किसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। इस समय गोविंद सिंह कुंजवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के मंथन अभी भी चल रहा है, नाम अभी तक तय नहीं हो पाया, क्या लगता है कसमस क्या है? देखिए, आज बैठक बुलाई गई है और मैं समझता हूँ इस बैठक के बाद कल को संभवतः निर्णय हो जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे। सर, विधायक तय करेंगे, यूं तो देखा जाए तो विधायक दल तय करता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, लेकिन कहीं जी, लेकिन हमारे पार्टी की जो परंपरा रही है, विधानमंडल दल एक प्रस्ताव कर देता है कि हम केंद्रीय नेतृत्व को अधिकार देते हैं, वो जिसको ठीक समझे उसको नेता प्रतिपक्ष बनाए। वैसे भी हमारी संख्या 10 है, बहुत बड़ी लड़ाई की बात नहीं है, और 10 में जिसको केंद्रीय नेतृत्व सबको जानते हैं, जिसको ठीक समझेंगे उसके लिए आदेश करेंगे और वो आगे काम करेगा। कुंजवाल साहब, अगर हम उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो गढ़वाल और कुमायूं की सियासत वहां चलती है। कहते हैं अगर गढ़वाल का अध्यक्ष हो गया तो एलओपी जो है कुमायूं मंडल से आना चाहिए, अगर कुमायूं मंडल से आता है तो रेस में आप और करण मेहरा साहब जो है, मतलब 2 नाम सबसे आगे आते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह के सामाजिक जातीय समीकरणों को साधने की जरूरत पड़ेगी अगर बीजेपी के साथ मुकाबला करना? देखिए, छोटा प्रदेश है हमारा, इस प्रदेश में गढ़वाल कुमाऊं की बात होनी नहीं चाहिए। जो विधायकों में उपयुक्त लगता है और उसको बना दें, जिसका, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और इन चुनावों में प्रदेश में जो चर्चित व्यक्ति है, जिसको जानते हैं, जिसने पहले भी घूमा है, काम किया है, तो अगर ऐसे व्यक्ति का चयन होगा और उसका लोगों कार्यकर्ताओं पर भी ठीक प्रभाव रहा हो तो उससे जो है पार्टी को अच्छा बल मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो बात गढ़वाल कुमाऊं की है, इसको तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि छोटा प्रदेश है। ये छोटी सी बात हमने इस प्रदेश में नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन यूं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष आ रहा है, ऐसे में जो टिकटों का चयन होगा उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो क्या इस बात को लेकर के ज्यादा गुटबाजी है, ज्यादा जो माथापच्ची चल रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। टिकटों में भी जो एक हमारा तरीका है, कमेटियां बनती हैं, अपना वो देती हैं और आगे उसमें स्क्रूटनी होती है, फिर हमारा तो हाईकमान है। तो बिल्कुल ये थे गोविंद सिंह कुंजवाल साहब, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो जनता में नाराजगी है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा ये तय नहीं है, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अपनी दुविधा से उभर कर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कैसे मजबूती के साथ खड़ी हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हल्द्वानी के बुध में कांग्रेस के युवा नेता और एआईसीसी सदस्य सुमित हरदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। उनका कहना है कि कांग्रेस कुंभ मेले को लेकर आस्था रखती है, लेकिन जिस प्रकार कुंभ मेले के दरमियान लोगों की फर्जी टेस्टिंग का मामला सामने आया है, उसके लिए सरकार को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से कुंभ मेले में सीबीआई और सीबीसीआईडी जांच कराने की मांग की है, तो वहीं उनका कहना है कि कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में फर्जीवाड़े करने वालों का सरकार खुलासा करे और दोषियों को जेल भेजे। जिस प्रकार से कुंभ में लगातार घोटालों का अनावरण हो रहा है, अनावृत हो रहे हैं, जिस प्रकार से राज्य सरकार संरक्षण दे रही है जांच कराने की जगह दोषियों की, जिस प्रकार से सरकार बोलती है जीरो टॉलरेंस इस प्रदेश में है और उसके बाद इतना भ्रष्ट जो सिस्टम है उसको संरक्षण दे रही है, तो साफ मंशा सरकार की उजागर होती है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का उनका जो मकसद है उसमें यानी कि उनकी मिलीभगत है। कांग्रेस जांच की भी डिमांड करती है और दोषियों के खिलाफ तुरंत सजा हो। कुंभ आस्था से जुड़ा है, हमारे मन से जुड़ा है, हमारे दिलों से जुड़ा है। कोरोना में इतने लोगों की जो मौत हुई है, जो फर्जी टेस्टिंग हुई, ये उसका भी नतीजा है कि जिस प्रकार से कुंभ तो एक बार आपको फिर से बताते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हल्द्वानी की तस्वीर है, जहां पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। दरअसल कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग मामले में जो फर्जीवाड़े हुए थे, उसी फर्जीवाड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने पावर बैंक मोबाइल ऐप के जरिए देश में हर 400 करोड़ से अधिक के ठगी के मामलों का खुलासा किया है। इसके बाद दिल्ली समेत अन्य राज्यों की पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए इस साइबर फ्रॉड के अपराधियों पर एक्शन लिया है। अब उत्तराखंड के डीजीपी ने पत्र लिखते हुए सभी पुलिस प्रमुखों से अनुरोध किया है कि इस मामले पर देश के जिन राज्यों में जांच या कार्रवाई चल रही है उसमें एक आपसी समन्वय बनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उत्तराखंड पुलिस में एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जो कि अलग अलग राज्यों से कोऑर्डिनेट करेंगे। ये चूंकि इसमें शुरुआत उत्तराखंड पुलिस ने की थी और उसके बाद जहाँ तक की हमारी जानकारी है कर्नाटक पुलिस, दिल्ली पुलिस और स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस ने भी इसमें अच्छा काम किया है। तो ताकि इस स्कैम के खिलाफ सारी पुलिस फोर्सेस मिलकर काम करें, तो इस बारे में डीजीपी उत्तराखंड साहब ने जिन स्टेट्स में इस स्कैम से जुड़ी हुई गतिविधियों का होना पाया गया है, उनके पुलिस प्रमुखों को हमारे डीजी साहब ने चिट्ठी लिखी है। ये चूंकि हल्द्वानी में हुई मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। महज 1.5 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है और बाढ़ की स्थिति भी पैदा होने के आसार बन रहे हैं। बता दें कि नवाबी रोड तिराहे पर जल भराव के साथ साथ यातायात में भी दिक्कतें आ रही है। गौरतलब है कि हल्द्वानी नगर निगम की तरफ से नालियों की सफाई के तो दावे किए जाते हैं, पर मानसून आने पर बारिश के बाद उन सभी दावों की हकीकत भी सामने आ जाती है। देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ भी हमारा जो निगम का एरिया है वहाँ नाली चौक हुई है और जलभराव की समस्या आ रही है। उसके लिए नगर निगम और जल संस्थान इनके साथ बैठक करने के उपरांत और सिंचाई विभाग के साथ कार्रवाई की जा रही है कि लगातार इनको निर्देशित किया गया है कि अपनी मानसून से पूर्व ये पूरी तैयारी कर लें कि ये स्थिति ना आए कि शहर में जलभराव की स्थिति हो और शीघ्र ही समस्या।
वह देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर कुछ खास तथ्य पेश किए हैं। साथ ही जांच अधिकारी सीडीओ सौरभ गहरवार को भी कई अहम दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। मामले में सीडीओ की अध्यक्षता में ध्वनि जांच समिति और पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने कहा कि कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सचिवालय के कुछ अधिकारियों पर लैब संचालकों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। आज भी मैंने इसको सीडीओ गहरवार जी से इसको मैंने डॉक्टर गहरवार से वेरीफाई किया। ये डॉक्टर सेंगर के सिग्नेचर हैं। इन्होंने इस चिट्ठी पर आदेश किए 12/3/2021 को, स्पष्ट है। और उसके बाद ओवर राइटिंग उसके ऊपर 12/1 करी। ये मैं इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। ये उस सिग्नेचर वाले हिस्से को जब आप एनलार्ज करते हैं तो आप इसका ठीक से फोटोग्राफ ले लीजिए। ये 12/3/2021 था और इस 12/3/2021 को इन्होंने ओवर राइटिंग करके 12/1 बनाया। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई ये भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद है और यहीं से सारा फ्रॉड शुरू होता है कि ये पुराने मुख्यमंत्री के कार्यकाल। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर कुछ खास तथ्य पेश किए हैं। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है। मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा मशहूर शायर हैं। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुनव्वर राणा जाने माने हस्ती, दिन दहाड़े NH30 पर इस मामले को अंजाम दिया गया है। मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े NH30 पर यह फायरिंग हुई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो खबर रायबरेली से है, जहां पर मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, दिन दहाड़े NH30 पर फायरिंग हुई है और वो भी मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।